नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम सबसे पहले हेमंत जी को जोड़ लीजिए। स्वागत है हेमंत भाई। कभी आपने ऐसा देखा है कि गांव मोहल्ले कहीं पर भी कोई आदमी खड़ा हो जाए एकाएक जोश में और कहने लगे पूरा इलाका लूट लिया, इस गांव के प्रधान ने, इस मोहल्ले के पार्षद ने इलाका लूट लिया पूरा, बहुत बेईमान है, बहुत चोर है, बहुत मक्कार है। कभी सुना ऐसा? देखा होगा, जरूर देखा होगा। लेकिन कभी ऐसे किसी को देखा क्या कि उसी का ताऊ या उसी का पिता है, मुखिया गांव का प्रधान है, और एकाएक जोश में आकर के चौराहे पे बोलने लगा। वो एकाएक जोश में आया, कहने लगा बहुत भ्रष्टाचारी है, बहुत व्यभिचारी है, बहुत दुराचारी है इस गांव का प्रधान। पता चला प्रधान उन्हीं के ताऊ जी हैं, उन्हीं के पिताजी हैं। दरअसल वही हालत हुई है। राजीव कुमार साहब ने जो चिंता जताई है, वो चिंता उनकी वाजिब है। हम नहीं कहते गैर वाजिब है चिंता, लेकिन अगर वाजिब चिंता है तो बड़ा सवाल है कि क्या राजीव कुमार अमित शाह की झूठ की फैक्ट्री पर ताला लगाएंगे? क्या राजीव कुमार मोदी की आईटी सेल बंद करवाएंगे? ये दो बड़े सवाल हैं। दरअसल कल जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया पूरे जोश खरोश में। हालांकि वो जो है शायरी जैसे पढ़ते हैं उस अंदाज में नहीं था, पूरा लिखा हुआ था, स्क्रिप्टेड था, स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। उसमें कहा उन्होंने कि इस देश में जो सोशल मीडिया है वो बहुत पोल्यूटेड हो गया है। दरअसल पोल्यूशन उनकी बड़ी चिंता है, उनके अपने भीतर भी बहुत पोल्यूशन है। उसके लिए हिमालय जाने वाले हैं कि अपने भीतर का पोल्यूशन निकालने के लिए। तो बहुत सोशल मीडिया पोल्यूटेड है, इसमें झूठ फैला हुआ है, इसको रोकना पड़ेगा, कुछ कारगर कदम उठाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं उनकी बाइट सुनवाता हूं। चर्चा आज थोड़ा देर होगी क्योंकि कुछ तथ्य रखने। बाइट उनकी है, वो बाइट सुनवाइए, कंट्रोल रूम सुनवाइए। अंग्रेजी में है, दर्शक ध्यान से सुनेंगे जरा। Not enough to leave it to the fact checkers to detect it. So what is being argued is that the fact checkers will do checking of the fake. It is not the duty of the intermediaries. How does it sound? It sounds like allowing easily detectable fakes to pass through and then leave it to the organizations at the receiving end, like the EMBs, to engage fact checkers and rescue themselves and the electoral process. Business interest appears to be at work here. It is like first spreading the disease and then selling medicines. The casualty is a fair election process and purity of democracy. Let me admit that during our elections, substantial time and energy had to be diverted to arresting the menace and impact of fake content, and that too at the peak of the electoral cycle. The management of elections in such a huge country with diversity, lot of attention was diverted, had to be diverted to the fake content at the time of the peak of the election activities. You can imagine the risk associated with real-time spread of one-sided fake content, that too at the vital stages of electoral cycle. The entire social media space undoubtedly is polluted. If we have environmental pollution outside, equally serious social media pollutions we have inside. It actually सोशल मीडिया पोल्यूशन इनसाइड बड़ा रिस्क है वन साइडेड जब झूठ फैलाया जाता है। मैं आपके पास आऊंगा हेमंत भाई, लेकिन ये विषय बड़ा थोड़ा मेरे बड़े दिल के करीब है। बड़े समय से कुछ मेरे पास रखे हुए हैं दस्तावेज, वो आज खोलने का वक्त है। जरा नेशनल हेराल्ड 2 अक्टूबर 2018, ये नेशनल हेराल्ड में, ये मैं हिंदी अनुवाद वाला पोर्शन दिखा रहा हूं। अमित शाह की चुनावी योजना, आग फैलाओ, फर्जी संदेशों को भी वायरल करो। इसका अंग्रेजी पोर्शन देखिए, इंग्लिश वाला हेडलाइन, अमित शाह पोल्स प्लान स्प्रेड फायर मेक इवन फेक मैसेजेस टू गो वायरल। इसका पूरा डिटेल इसमें छपा है, पूरा डिटेल छपा है। मैं भी आपको केवल एक नहीं, नेशनल हेराल्ड नहीं और भी दिखाऊंगा। इसका पूरा दिखाइए कंट्रोल रूम, जो पूरा इसका कंटेंट छपा हुआ है, लंबा चौड़ा कंटेंट है। ये आप देखिए, इसमें पूरा लिखा है विद स्टेट असेंबली पोल्स इन राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ coming up and Lok Sabha elections around the corner, the Bharatiya Janata Party, which leads the central government, is putting a special focus on social media propaganda. Perhaps unconvinced by the BJP-led central government's achievement,
द मैसेज फॉर बीजेपी चीफ अमित शाह टू द पार्टी यंग कार्डर इज लाउड एंड क्लियर, lies or half truths if doesn't matter for the rattled रूलिंग पार्टी। ये पूरा लंबा है, थोड़ा फॉन्ट छोटा है तो बड़ी आंखें गड़ानी पड़ रही है, चश्मा भी नहीं है। मैं इसको हिंदी में, पूरा हिंदी वाला पोर्शन दिखाइए। ये वायर, क्विंट सब जगह खबर लगी थी, हिंदी वाला दिखाइए। ये देखिए वायर में लगी खबर, असली हो या नकली हम कोई भी संदेश वायरल कर सकते हैं, अमित शाह ने भाजपा सोशल मीडिया टीम को कहा। हम कोई भी संदेश वायरल कर सकते हैं, चाहे वो असली हो या नकली, अमित शाह। ये क्विंट पर लगी है खबर। अब हिंदी में मैं बता देता हूं, जो इंग्लिश में आप चला रहे थे उसको चला दीजिए, उसका हिंदी अनुवाद मेरे पास है, मेरे मोबाइल में है, वो मैं पढ़ के बता देता हूं, उसको प्ले कर दीजिए कंट्रोल। ये कोटा में, राजस्थान में कोटा में हुआ था। जो स्वयंसेवक हैं, इसको प्ले कर दीजिए आप, मैं बताता हूं कहानी। जो स्वयंसेवक हैं सोशल मीडिया के, उनके साथ इन्होंने 2018 में किया था ये सम्मेलन, संवाद। वहां कहा क्या अमित शाह ने, वो मैं आपको कोट अनकोट अंग्रेजी वाला हिंदी में बता देता हूं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के सभी अनुयायी विदेशी हैं, किराए के गुंडों से मत डरो, सोशल मीडिया के जरिए ही हमें राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनानी है। यानी सोशल मीडिया ही है उनके लिए सरकार बनाने का जरिया, कोई अचीवमेंट, कोई जो है योजना, कुछ नहीं, वो तो जुमले हैं सब। संदेश वायरल करते रहो। हमने उत्तर प्रदेश में 32 लाख लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है, हर सुबह 8 बजे उन्हें संदेश भेजा जाता है। उत्तर प्रदेश में 1 साल पहले जो चुनाव हुआ, चुनाव के अंदर बीजेपी के सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं ने 2 बड़े व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, एक 15 लाख का, एक 17 लाख का, कुल 32 लाख लोग रोज सुबह 8 बजे वो भेज देते हैं सत्य जाने। अखबारों में भी जो खबरें लगती है उसकी सच्चाई हम व्हाट्सएप पर डाल देते हैं, और इस तरह धीरे धीरे हमने मीडिया को भी न्यूट्रल कर दिया है। अब आगे अपनी तारीफ में वो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, कहते हैं हमारे पास एक वॉलंटियर था जो बड़ा समझदार था। जैसा कि मैंने कहा कि संदेश नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाते हैं। उसने एक ग्रुप में संदेश डाला कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह को थप्पड़ मारा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मुलायम और अखिलेश 600 किलोमीटर दूर थे, 600 किलोमीटर। उस समय दिल्ली में थे, लखनऊ में थे। और ये मैं कोट अनकोट स्टेटमेंट को बता रहा हूं आपको, कोटा का ही कोट अनकोट। लेकिन उन्होंने यह संदेश डाला और सोशल मीडिया टीम ने इसे फैलाया। यह हर जगह फैल गया। उस दिन 10 बजे तक मेरा फोन बजने लगा, भाई साहब क्या आपको पता है अखिलेश ने मुलायम को थप्पड़ मारा? तो यह संदेश वायरल हो गया। किसी को भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, लेकिन एक तरह से उसने खास माहौल बना दिया। यह करने लायक काम है, इसे मत करो। भीड़ हंसती है वहां पर, पूरा मतलब ये पूरा मैं उसका वो बता रहा हूं आपको जो वहां हुआ, उसका हूबहू ट्रांसलेट। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? यह करने लायक काम है, लेकिन इसे मत करो। हम अच्छे काम भी कर सकते हैं, हम जो संदेश देना चाहते हैं दे सकते हैं, उसे जनता तक पहुंचाने में सक्षम है, चाहे वह मीठा हो या खट्टा। हाईलाइट करिए इसको, चाहे वह मीठा हो या खट्टा, सच्चा हो या झूठा। हम यह काम इसलिए कर पाते हैं कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में 32 लाख लोग हैं, इसलिए हम इसे वायरल कर पाए हैं। इसलिए वायरल कर पाए कि अखिलेश ने मुलायम को थप्पड़ मारा। और 2017 के विधानसभा चुनाव को, उस वक्त एक बड़े चैनल को मैं पूरा उसका एडिटोरियल हेड कर रहा था, ये बहुत बड़ा मुद्दा बना था। गांव-गांव में लोग कहते थे, निजी तौर पर हम लोग से कहते थे लोग, कहते थे अरे ऐसे लड़के को तो नहीं बुलाएंगे, जो अपने बाप को थप्पड़ मार दिया वो किसका होगा? अब बताइए, अमित शाह ने इसको कोटा में कहा कि एक हमारा काबिल समझदार वॉलंटियर था, उसने एक खेल कर दिखाया। अब आते हैं हेमंत भाई, आज बड़ा समय मैंने ले लिया है, क्षमा आपसे भी दर्शकों से भी, लेकिन ये जरूरी था ये बताने के लिए कि राजीव कुमार का जो पोल्यूशन जो दिख रहा है उनको, वो पोल्यूशन दरअसल है कहाँ। अब बताइए कहाँ शुरुआत होगी? हेमंत भाई, आईटी सेल, झूठ की फैक्ट्री, ताला लग जाएगा क्या? बड़े सीरियस आदमी है राजीव कुमार जी। देखिए आशीष भाई, सबसे पहले तो जो उन्होंने कहा कि एंटायर सोशल मीडिया स्पेस इज पॉल्यूटेड। ये उन्होंने क्यों कहा? इसका एक बहुत साधारण मतलब है कि जो मुख्य धारा का जो सोकाल्ड जो रवांडा मीडिया है, वो कंप्लीटली उनकी गोदी में बैठा हुआ है और वो विपक्ष की सुपारी लिए घूम रहा है। इनको लगता है कि उसने विपक्ष की सुपारी ली है, लेकिन मेरा ये मानना है कि उसने समूचे लोकतंत्र की, जो अर्जित लोकतंत्र है, उसकी सुपारी ले ली है कि देश की जनता को तथ्यों से दूर रखो,
अथॉरिटीज और संस्थाएं जो है उनसे सवाल मत पूछो और सरकार का गुणगान करो, कीर्तन करो, तो वो इनको सूट करता है। और जैसे ही कोई सवाल पूछता है, कोई आप जैसा साथी, या जो आज जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं देश के अंदर, या जो भी खबरें आ रही है मोदी के असली कारनामों की, वो कहां पर आ रही है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मुख्य धारा के किसी अखबार में, किसी चैनल में आप दिखा दीजिए, कोई डिबेट होती है, कुछ भी होती है, तो इनकी पीड़ा वहां है कि इनसे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। हकीकत ये है। और देखिए, जो जो अगर आपने इलेक्ट्रल जो चुनाव आयोग का जो पूरा मैंडेट है शुरू से लेकर के आखिर तक, चुनाव आयोग का जो भी मैंडेट है उसकी ऐसी कोई धारा नहीं, उसका ऐसा कोई प्रावधान नहीं जो बाकी छोड़ दीजिए, जो स्वयं राजीव कुमार ने जिसको वायलेट करके धराशायी ना कर दिया हो, कोई एक भी बता दीजिए मुझे, इस पर सारी चर्चा करेंगे। लेकिन जो उन्होंने कहा कि एंटायर सोशल मीडिया, इसके मायने समझ लीजिए आप क्या है। एंटायर सोशल मीडिया इज पॉल्यूटेड। इसका मतलब बड़ा साफ जो मैं समझ पा रहा हूं कि सरकार किसी गंभीर मंत्रणा में है कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत इफेक्टिवली चेक करके और कर्म कर दिया जाए। और आपको ध्यान होगा जो ब्रॉडकास्ट बिल पिछली बार रुक गया था किन्हीं कारणों से, उसको दोबारा बहुत जोर शोर से लाने की तैयारी। उससे फिर जो अपने ये प्लेटफॉर्म है यूट्यूब और बाकी, इनके ऊपर भी बहुत सीवियर चेक लगाने की तैयारी है। तो इन्होंने जो कहा है, इसको आइसोलेशन में मत देखिए आप, इसको जोड़ करके देखिए कि जो भी सवाल असहज करते हैं मोदी जी और उनके इकोसिस्टम को, और राजीव कुमार उनके इकोसिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो वो कोई बात कह रहे हैं तो बिना अर्थ के नहीं है, उसके गहरे मायने हैं, मायनों को हमें बिटवीन द लाइन समझना चाहिए। पीड़ा इस बात की है कि जिस देश के अंदर अपने TN शेषन, SY कुरैशी, अशोक लवासा जैसे चुनाव आयुक्त रहे हो, उस देश के अंदर राजीव कुमार जैसा चुनाव आयुक्त है। आप ये बताइएगा, अगर इस देश में सोशल मीडिया ना होता तो 10.5 साल में क्या ये इस देश की जनता जो ये अपना रवांडा मीडिया, इसने कंप्लीटली उसको कूप मंडूप नहीं कर दिया था, उसको तो सूचना विहीन कर दिया था। अगर थोड़ा बहुत कुछ बचा है जानकारी, जागृति कि सरकार के कारनामे कहां पर क्या हो रहा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, अडानी क्या कर रहे हैं, पूरा सिस्टम क्या कर रहे हैं, अगर सोशल मीडिया ना होता तो कोई बोलने वाला ही नहीं था। और इनसे वो भी नहीं पच रहा है, इस बात को समझना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने ही किया है, इनसे जो पूर्ववर्ती थे सुनील अरोड़ा, वो भी लगभग ऐसे ही थे। लेकिन उनको वो ऐसे ही थे, बिल्कुल ऐसे ही थे, सरकार के बिल्कुल पूरी, ये रेफरी नहीं कह सकते आप इनको, चाहे वो सुनील अरोड़ा थे चाहे ये, इस रेफरी नहीं है, ये मोदी की टीम के महत्वपूर्ण ओपनर है, उनके चुनाव की भूमिका ये तैयार करते हैं। और आप कहें तो मैं जरा बता दूं कि कैसे करते हैं ये लोग। चुनाव, आपने देखा चुनाव कार्यक्रमों को लेकर के तमाम तरह की चीजें लगातार चल रही है पिछले कुछ साल से, जब से मोदी आए हैं। स्टेट्स के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, हर एक चुनाव के अंदर एक बहुत जबरदस्त खेल चल रहा है। चुनाव के कार्यक्रम से शुरुआत वहां से होती है। तो अगर आप उससे भी पहले जाओ तो चुनाव की जो मतदाता सूचियां हैं, इलेक्टोरल रोल्स, उनका खेल सामने आ गया। किस तरीके से बड़े पैमाने पे वोट काटे जाते हैं, किस तरीके से फर्जी जोड़े जाते हैं, ये सामने आ गया देश के। महाराष्ट्र में आ गया, हरियाणा में आ गया, दिल्ली में रोज एक्सपोज हो रहा है। छोड़ दीजिए उसको भी, मैं आपको सीक्वेंस वाइज बता रहा हूं क्या क्या करते हैं। इलेक्टोरल रोल की आपने बात कर ली, अब चुनाव कार्यक्रम की घोषणा पर आ जाइए। आपने कभी चुनाव आयोग, इतने सालों से आपने भी देखा है, आप सीनियर आदमी है, कभी चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पहले ये इंतजार करता है कि PM के दौरे उस एरिया में कब खत्म होंगे, उसके बाद हम चुनाव कार्यक्रम घोषित करेंगे? हर चुनाव में, चाहे राज्यों का चुनाव हो चाहे केंद्र का चुनाव हो, मोदी जी को पूरा समय दिया जाता है कि वो सरकारी खर्चे पर धुआंधार उद्घाटन, शिलान्यास, जो उनको करना है, भाषणबाजी करते रहे हो। और जब मोदी जी थक जाते हैं, उसके बाद चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाती है। ये सच है या गलत है? उसके बाद आ जाइए, वन नेशन वन इलेक्शन का आपने शगुफा छोड़ दिया, बड़े जोर शोर से ये भी उसकी वो करते हैं, वकालत करते हैं। 2 उदाहरण दूंगा मैं, ज्यादा नहीं। अभी हाल ही में हरियाणा का चुनाव हुआ, झारखंड का चुनाव हुआ। आपको पता है हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव हमेशा साथ होता है, हमेशा। आपने हरियाणा का चुनाव पहले करा दिया झारखंड के साथ, और महाराष्ट्र का चुनाव बाद में क्यों कराया? आप तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, जबकि महाराष्ट्र की जो विधानसभा थी उसका कार्यकाल पहले खत्म होने वाला था। और ऐसा कंपैक्ट चुनाव कार्यक्रम बना, ऐसा कार्यक्रम बना कि रिजल्ट आने के 48 घंटे के अंदर अंदर सरकार बनानी जरूरी थी, नहीं तो राष्ट्रपति शासन लग जाता। ये अलग बात है कि बीजेपी का दाव लग गया तो फिर राष्ट्रपति शासन की भी कोई परवाह नहीं। मैं कह रहा हूं किस हद तक हर उस पर संविधान को रौंदा इस व्यक्ति चुनाव कार्यक्रम में। उससे पहले अगर आपको याद हो तो पिछली बार जो हिमाचल और गुजरात का चुनाव अलग अलग किया गया था, याद होगा आपको? गुजरात तो मोदी जी का, उसको लेट करने की क्या जरूरत है?
वहां तो कभी चुनाव करा लो, उनका सिस्टम है, अपना काम करता है। मतदाता सूचियां 1, चुनाव कार्यक्रम 2। जब भी चुनाव कार्यक्रम घोषित होगा, देखिएगा पहले दौर में हमेशा जो देश का हो चाहे वो, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सुविधा के हिसाब से होगा। ऐसा लगता है जैसे शेड्यूल ही कहीं और से आता है। हर बार चुनाव कार्यक्रम, अब पिछली 2-3 बार से एक नया ड्रामा शुरू हुआ है, बिना प्रॉपर होमवर्क करे या तो चुनाव की तारीख बदल दी जाती है, या काउंटिंग की बदल दी जाती है, या डेट्स एडजस्ट की जाती हैं, या फेसेस चेंज किए जाते हैं। हर बार हो रहा है। इसका मतलब क्या है? चुनाव आयोग तो कभी भी ये काम नहीं करेगा। कभी सुना ही नहीं था हमने कि चुनाव आयोग अपना कार्यक्रम चेंज कर रहा है। इसका मतलब वो चुनाव कहीं कार्यक्रम और से आ रहा है। तो इन्होंने जो अपनी स्वायत्ता थी वो भी उसको गिरवी रख दिया। ये वन नेशन वन इलेक्शन की कहानी आपने सुन ली। फिर जो सबसे बड़ी बात ये कह रहे कि फेक नैरेटिव, आपने बिल्कुल सही दिखाया। इस देश के अंदर चुनाव में फेक नैरेटिव लाने वाले कौन लोग हैं? 2013 से शुरू कर लीजिए, वही शुरू ही हुआ। केवल और केवल वहां से फेक नैरेटिव शुरू हुआ। ऐसा नहीं था कि सोशल मीडिया पहले नहीं था, सोशल मीडिया पहले था, ये काम होते भी थे, लेकिन इतने बड़े लेवल पे स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड फेक न्यूज कभी नहीं फैलाई गई जो इनके शासन में आने से पहले, पूर्व संध्या पर, और आने के बाद जो लगातार आपने दिखाया इस पर। उसका जनक कौन है? उसके जनक ये लोग हैं। और उसके पोषक कौन है? माफ कीजिएगा, उसका पोषक चुनाव आयोग है। आज तक भारतीय जनता पार्टी के कितने विज्ञापनों पर रोक लगाई है? उनके विज्ञापन देखे आपने कैसे कैसे होते हैं? जबकि चुनाव के दौरान किसी भी तरीके से कोई भी विज्ञापन बिना स्क्रूटनी कमेटी के जा नहीं सकता अखबार में, न मीडिया में जा सकता है। हर एक में देख लीजिए आप, कोई इनका उठा के देख लीजिए, देश को जोड़ने वाला विज्ञापन नहीं मिलेगा, तोड़ने वाला मिलेगा चुनाव के दौरान। छोड़ दीजिए इस बात को भी। पेड न्यूज कितनी बड़ी बुराई थी, कुरैशी साहब से लेकर के सब लोगों ने कितने एफर्ट किए कि भाई पेड न्यूज नहीं चलने देंगे। आज आपको जानकर हैरानी होगी, मैं पूरी अथॉरिटी के साथ एक बात कह रहा हूं, कोई कैंडिडेट से आप बात कीजिएगा पूरे देश में, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसके चुनाव का जो मेन खर्चा है 20 से 25% अकेला पेड मीडिया में है, पेड न्यूज में है, चाहे वो टीवी चैनल हो लोकल, चाहे वो अखबार हो, और सारा पैसा 2 नंबर में आता है। अगर आपने वो नहीं दिए, आपका पैकेज नहीं होगा, आपकी खबर नहीं छपेगी, और उसके लिए जितनी वायलेशन हो सकती है आचार संहिता की, वो सारी वायलेशन होगी। ये राजीव कुमार और सुनील अरोड़ा की देन है इस देश को बतौर मुख्य चुनाव आयुक्त। इसको भी छोड़ दीजिए। आईटी सेल बीजेपी की क्या करती है सबको पता है, पेड न्यूज का मैंने बताया। इस देश में जो चुनाव आचार संहिता थी, आपको पता है शेषन साहब क्या हाल कर दिया करते पॉलिटिकल पार्टियों का, क्या हाल कर दिया करते, सांस नहीं आता था उनको। कुरैशी साहब ने बतौर मुख्य चुनाव आयुक्त 3-3, 4-4 केंद्रीय मंत्रियों को नोटिस देकर के उनके प्रचार पर बैन लगाया था, अगर आपको याद, केंद्रीय मंत्रियों को। और बता दें राजीव कुमार के उन्होंने कितने बीजेपी के लोगों पर आज तक वो कार्रवाई की है, बता दें। अशोक लवासा, नौकरी चली गई उनकी चुनाव आयुक्त से, मुख्य चुनाव आयुक्त बनना था उनको। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के ये जो 4 भाषण हैं, जिसमें वो शहीदों के नाम पर वोट मांगने वाली बात थी, और वो दूसरे उस टाइम जो लोकसभा 19 में चल रहा था, उन्होंने कहा कि इस पर जवाब तलबी की जानी चाहिए। केवल इस बात पर उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। इन्होंने कभी नोटिस देने की गुस्ताखी की? प्रधानमंत्री ने क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं कहा प्रधानमंत्री ने। छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री को, अमित शाह जी ने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं कहा चुनाव में। योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या नहीं कहा है, बटोगे तो कटोगे, और पता नहीं, मैं उन पर जाना भी नहीं चाहता उसमें। उसके बाद जो हेमंता बिस्वा शर्मा है, उनका कोई चुनाव प्रचार का कैंपेन देख लीजिए। इनमें से किसी को आज तक नोटिस दिया हो तो बता दे जरा राजीव कुमार। फेक न्यूज से आपत्ति है ना उनको, पॉल्यूशन से आपत्ति है, बता दें। राजीव कुमार को परेशानी, आशीष भाई, क्या है? राजीव कुमार को परेशानी सवालों से है, और ये वही बीमारी है जिससे मोदी जी भी ग्रस्त है और उनका पूरा इकोसिस्टम ग्रस्त है, कि वो सवालों के जवाब उनके पास होते नहीं है। ये दिखाते अपने आप को पीड़ित है सबसे बड़े परपीड़क ये खुद। हकीकत ये है। पॉल्यूशन किसने फैलाया? ये कह रहे कि सोशल मीडिया पहले बीमारी फैलाता है, उस बीमारी के जनक तो आप हैं। सोशल मीडिया को क्यों दोष दे रहे हैं? अगर आपने इफेक्टिवली चेक कर लिया होता चीजों को, तो आज देश इस मुहाने पे ना खड़ा होता है कि आप झूठी खबर फैला रहे हैं। गृह मंत्री देश का, उस टाइम तो बीजेपी के अध्यक्ष थे अमित शाह जी, जब उस टाइम, ये बड़ा फेमस वीडियो है, बहुत फेमस वीडियो, जिसमें पूरे यूपी पर चुनाव का नैरेटिव बदल दिया था एक झूठ ने। क्या किया चुनाव आयोग ने? तो चुनाव आयोग, जिसको संविधान ने एक ड्यूटी दी थी कि आप, चुनाव आयोग का काम जो है एक निष्पक्ष रेफरी का है, जब से मोदी जी आए हैं, चुनाव आयोग, चाहे वो राजीव कुमार हो चाहे कोई हो, मुख्य चुनाव आयुक्त,
वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के ओपनर हैं, जो क्रिकेट की भाषा में ओपनर के जो पारी की इनिंग शुरू करते हैं, वो चुनावी से जो अपने इलेक्ट्रल रोल से शुरू करते हैं और काउंटिंग के दिन तक वो इनकी बैटिंग करते हैं लगातार। नाइट वॉचमैन भी वही है, आखिर तक पूरा बीजेपी की सत्ता संभाल के ही जाते हैं। तो इस मुहाने पर ला करके देश खड़ा कर दिया और अब ये प्रवचन दे रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं आपको, ये प्रवचन बेमायने नहीं है, ये आने वाले खतरे की घंटी है। ये एक भूमिका बांधी जा रही है ब्रॉडकास्ट बिल में। ब्रॉडकास्ट बिल लाने की तो तैयारी पहले से है, उसके अंदर ऐसे स्ट्रिंजेंट प्रोविजन कर देंगे ये कि जैसे आप वीडियो करते हैं, सवाल करते हैं, तमाम इस तरह की चीजें करते हैं, उन सब के लिए गवर्नमेंट का चेक, प्री चेक जिसको हम कहते हैं, वो मैंडेटरी करने की तैयारी है। ये समझ लीजिएगा, जो अल्टरनेट मीडिया है वो इनके काबू का नहीं है। उस पर जो सच बात चलती है उसके लिए भी ये जाके ट्विटर उनको कहते हैं कि इसको हटाइए, और वो बहुत बार मना कर चुके हैं कि हम नहीं हटाएंगे। तो इस पूरे, आप इसको हल्के में मत लीजिए जो इन्होंने कल कहा है। ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, माफ कीजिएगा, कल एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें इन्होंने ये प्रवचन दिया है। मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं, ये महोदय लिखा हुआ भाषण पढ़ रहे थे। अपने अनुभव के आधार पर जो आप बात कहते हैं उसमें आप पॉइंटर तो ले सकते हैं, पूरा भाषण पढ़ के नहीं। इसका मतलब क्या है कि एक स्क्रिप्ट दी गई थी, उस स्क्रिप्ट को ये बांच रहे थे। और इनके चुनाव का सबसे जो पूरे कार्यकाल था राजीव कुमार का, अगर उसका कोई सबसे लोएस्ट था ना, वो था कि लोकसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर काम क्या है आपका, लेवल प्लेइंग फील्ड देना। और आपने काम क्या किया, जो मुख्य विपक्षी दल था, जो मोदी जी का चुनौती था, उसके अकाउंट सील कर दिए इनकम टैक्स के नाम पर, जो कि पॉलिटिकल पार्टी अदरवाइज एग्जेम्प्टेड इनकम टैक्स से, और उनके चुनाव वो जो खाते हैं वो चुनाव के बाद तक नहीं खुले। ये लेवल प्लेइंग फील्ड इन्होंने इंश्योर किया। क्या आपको लगता है सेशन के रहते कोई सोच भी सकता था ये काम कर रहा, कोई इनकम टैक्स अथॉरिटी है कोई भी? तो ये सारे का सारा एक इकोसिस्टम, और उस इकोसिस्टम का मुख्य किरदार बनकर के राजीव कुमार उभरे। उनको सवालों से आपत्ति है, उनको सोशल मीडिया से आपत्ति नहीं है, उनको सवालों से आपत्ति है। दिल्ली चुनाव का कार्यक्रम घोषित हुआ, उससे 2 दिन पहले केजरीवाल और सारे लोग क्या कर रहे थे, भाई सत्ताधारी पार्टी, उनकी बात तो सुननी पड़ेगी आपको। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ हो रही है। कहा कि नहीं कहा? पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने भी राष्ट्र के नाम संदेश दिया पहले, और किसी ने सवाल पूछा उनसे, तो जो मुख्य सवाल दिल्ली का था कि वोटर लिस्टों में गड़बड़ी कैसे, उसका जवाब आज तक नहीं आया। आपने और मैंने शो किया कि बीजेपी के एमपीज के सरकारी बंगलों पे 30-30, 40-40 वोटें बढ़ रही है फर्जी। उसका जवाब दे दिया क्या है? जवाब इनके पास। जो महाराष्ट्र के अंदर वोटों में गड़बड़ी हुई, बनाने में और काटने में, जो हरियाणा के अंदर वोटों में गड़बड़ी हुई, जो दिल्ली में हो रही है, उसका कोई जवाब है इनके पास? एक्चुअल में इन्होंने एक पर्टिकुलर सत्ताधारी दल को लाभ पहुंचाने के लिए पूरे चुनाव का जो जनादेश था चुनाव आयोग का, उसको पॉल्यूट किया है। एक्चुअल में पॉल्यूशन करता ये खुद है। चुनाव आयोग की जो ये निष्पक्षता थी, चुनाव आयोग ने जो ये कमाई थी साख, इसको इन्होंने नष्ट भ्रष्ट करने का काम जो किया है। इनमें से जो सवाल मैंने पूछे, आप बता दीजिए आप किससे सहमत नहीं? सारा देश को पता है इस बात का। और उसके बाद सोशल मीडिया तो पॉल्यूटेड है, और ये दूध के धुले हैं। ये इस देश की त्रासदी है आशीष भाई। और जिस कुर्सी पर कभी शेषन साहब बैठे थे, कभी कुरैशी बैठे थे, कभी लवासा बैठे थे, आज उस कुर्सी पर राजीव कुमार बैठे हैं। यही इस देश का नया लोकतंत्र है। मैं सारी आपकी इस बातों से 100% सहमत हूं। बस एक ही बात पर मुझे एतराज है कि आपने शो में 5-6 बार टीएन सेशन का नाम लिया और साथ में इस राजीव कुमार का भी नाम ले लिया। बस कहां टीएन सेशन और कहां ढिठाई और बेशर्मी की प्रतिमूर्ति? ढीठ जानते होंगे ना, ढीठ, बेशर्म। मैं नॉर्मली अपने जीवन से जुड़ी हुई बात पर ही खत्म करेंगे शो को, उसी को ही कोरिलेट करने की कोशिश करता हूं। आप कभी देखेंगे चोर वगैरह को फंसते हुए, चोर फंसने लगता है तो सबसे तेज चोर चोर चिल्लाता है कि भीड़ इकट्ठा हो और वो निकल जाए। क्लास में, स्कूल में किसी, मान लिया कोई बच्चा पेंसिल किसी की चुरा लिया और हो गया कि उसकी पेंसिल गायब है, तो जो चुराया है वही सबका बस्ता चेक करता है, कहता सबका बैग चेक होगा, मैं चेक करूंगा, क्योंकि वो चेक करेगा तो उसका बैग बच जाएगा, क्योंकि पेंसिल तो उसके बैग से निकलनी है। दरअसल 10 साल से ही हो रहा है, और ये एक पूरा मॉडस ऑपरेंडी है इनका, आज का नहीं है। लोग मोदी पे कहते हैं मोदी ने उसके चरम स्वरूप को दिखाया, कहते हैं दिव्य रूप प्रकट हो गया, चरम स्वरूप को दिखाया। वो संघ और भाजपा के उसमें, मतलब आप कहो जो डीएनए बार बार कहते हैं, वहां मूल रूप से उनके स्वभाव में है।
जब मोदी जी जो मतलब जो कर्म करके आते हैं तुरंत चिल्लाते हैं। मतलब अगर कांग्रेस का कोई प्रवक्ता 5 दिन से नहीं बोला है और मोदी जी से कोई चूक हो गई, देशद्रोही है कांग्रेस, देशद्रोही। यानी अब अगर अगर उनकी बात, उनकी पोल खुले भी तो उस पर कोई फोकस न करे। मैं एक खाली मैं इसके अतीत में जाते हुए एक बात से खाली बताता हूं कि झूठ का जो आपने कहा 13 से जो दिव्य रूप में आया झूठ प्रोपेगेंडा, ये दरअसल शुरू से होता था। बस उसका जो है ना प्रकटीकरण अपने चरम रूप में हुआ है 13 के बाद से। हम शुरू के दौर में 90s में चुनाव में बैलेट का जमाना था, तो चुनाव में हम लोग रहते थे, युवा थे तो हमें भी मजा आता था चुनाव में। तो उस दौर में मैं संघ को बड़े करीब से देखा हूं, बहुत करीब से। संघ और भाजपा के कार्यकर्ता क्या करते थे, दोपहर तक 1-2 बजे तक पोलिंग देखते थे कि पता चला कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी एकदम निकल रहा है, एक तरफा मतदान हो रहा है, तो वो 3-3 4-4 के झुंड में खड़े हो जाते थे। दुकानें उकानें बंद रहती हैं, तो देख रहे हैं कि जैसे मुस्लिम बेल्ट, मुस्लिम पट्टी के मतदाता आ रहे हैं, वहां बात करना शुरू करते थे। गया चुनाव, बसपा वाला निकाल लिया, बसपा वाला चुनाव निकाल लिया, खत्म हो गया चुनाव। सपा एक तरफा, सपा वहां पे मान लिया मजबूत है, बसपा वाला निकाल लिया। वो 1-2 बजे से 1 बजे के आसपास तक एक हिंट मिलने लगता है, तो 1-1.5 बजे से कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। अब जो मतदाता जा रहा है, मतदाता कितना अवेयर है तो आप जान ही रहे हैं। मतदाता अगर अवेयर होता तो ये महामानव होता ही नहीं। तो जो है वो अब मतदाता जो है वो जाता था, झुंडों में आते थे लोग मतदान करने, जत्थों में। तो उनको लगता था अच्छा बसपा मजबूत है। तो एक रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बड़ा समूह है, समुदाय है जिसको लगता है भाजपा से बचाओ, जो जीत रहा है उसके साथ चले जाओ। तो उसको लगता था कि अच्छा बसपा वाला जीत रहा है, वो घर से निकले हैं सपा को वोट डालने साइकिल पर, वहां पहुंचे तो मुहर मार दिया हाथी पर। अब क्या हुआ, वो डिवीजन करवा दिया, डिवाइड करवा दिया। ये खेल मैंने 90s में देखा संघ और भाजपा के कार्यकर्ताओं का। तो उसका जो कहते हैं ना, उसको एकदम प्योर फॉर्म में फिल्टर करके मोदी जी लाए और इतना बड़ा एक झूठ का नेक्सस तैयार किया। राजीव कुमार ज्ञान दे रहे हैं, अगर राजीव कुमार में जरा सी भी गैरत है तो मैं कह रहा हूं आईटी सेल बंद करवा दो, सबका बंद करवाओ, आपका, कांग्रेस का, भाजपा का, सबका बंद कराओ। मैं तो कहता हूं समान एकदम जो कहते हैं ना लेवल प्लेइंग फील्ड दे दो। किसका नुकसान होगा? सबकी दुकान बंद करवाओगे, किसका नुकसान होगा? जिसके घर दुकान में खाली नमक मिर्चा बेच रहा है उसका नुकसान होगा कि जो रेफ्रिजरेटर और टीवी और एसी बेच रहा है उसका ज्यादा नुकसान होगा? तो जहां पर झूठ की मैन्युफैक्चरिंग है, जो झूठ का प्रोडक्शन हाउस है, जो झूठ का होलसेलर है, स्टॉकिस्ट है और रिटेलर है, अगर उसका बंद होगा तब होगा असली झूठ पर प्रहार। राजीव कुमार, हम लोग करेंगे इंतजार। कुछ बोलना चाहते हैं? फाइनल टिप्पणी। हाँ आशीष जी, इसमें मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। अब राजीव कुमार का कार्यकाल खत्म हो रहा है, आपको पता है फरवरी के 18 तारीख को ही इज रिटायरिंग। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट प्लान भी बता दी, जैसे आपने जिक्र किया कि वो हिमालय में जाएंगे और डिटॉक्स करेंगे, पॉल्यूशन हटाएंगे और करेंगे। अगर उनकी कोई विरासत, इतना बड़बोला व्यक्ति जो इतने महत्वपूर्ण पद पर, संवैधानिक पद पर रहकर, जहां नपा तुला बोलना होता है, जहां न्यूट्रल बोलना होता है, जिस तरह की इन्होंने शेरो शायरी लफाजी की, इस पद की गरिमा को घटाया, तमाम ऐसा कोई काम नहीं किया उन्होंने जिससे पद की गरिमा बढ़े, हर जगह घटाया ही घटाया। तो जो पिछले 75 साल के अंदर, उसमें से 52 में संविधान लागू हुआ, चुनाव हुआ, सारी बातें हुई, जो चुनाव आयोग की साख थी, भारतीय चुनाव प्रक्रिया की साख थी पूरे विश्व के अंदर, पूरी दुनिया के ऑब्जर्वर्स चुनाव देखने आते थे, उसकी जो विश्वसनीयता थी, वो राजीव कुमार ने बतौर मुख्य चुनाव आयुक्त उसको सारे जो अर्जित जो था उनका, उसको सारे को पाताल लोक में अगर किसी ने पहुंचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तो उस व्यक्ति का नाम राजीव कुमार है। और इनको जो खासतौर पे प्रोटेक्शन दी है ना मोदी जी ने उस जन नया कानून के तहत, कि इनके कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसलों पर कभी कोई जांच नहीं होगी, कोई वो नहीं होगी, इसका आप मतलब समझ लीजिए क्या है कि इन्होंने क्या क्या घालमेल वहां किया होगा जो इनको इस तरह की प्रोटेक्शन देनी पड़ी संवैधानिक तौर पर नियुक्ति के कानून में। वो प्रोटेक्शन राष्ट्रपति को भी नहीं है, प्रधानमंत्री को भी नहीं। प्रधानमंत्री के भी कार्यकाल की जांच हो सकती है व्हाइल बीइंग इन द चेयर, आफ्टर बीइंग ऑन द चेयर। ये चुनाव आयुक्त को जो दी गई, ये वैसे नहीं है। इनके जो कारनामे हैं पिछले 10 साल के, उसको छुपाने और दबाने के लिए, और जो पाताल लोक में जो सब कुछ पहुंचा दिया गया है वो उससे दफन रहे, उससे बाहर ना आए,
इस सारे खेल का एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार के तौर पर याद किए जाएंगे राजीव कुमार, ये कहना चाहता हूँ। चलिए, रिटायर हो रहे हैं। पाताल लोक एक वेब सीरीज है, बड़ी चर्चा में आजकल है। अगला उसका जब आएगा पार्ट तो उसमें हो सकता है राजीव कुमार तब तक खाली भी रहेंगे तो उनको भी रोल दे दिया जाए। जब पाताल लोक तक ले गए हैं, बेहतर अनुभव है उनका, अच्छे से अपना कैरेक्टर निभाएंगे। इजाजत दीजिए हमें, गंभीर चिंता है। आज गणतंत्र दिवस है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं चलते चलते देंगे, लेकिन आज गणतंत्र पर, गणतंत्र दिवस पर ये चर्चा बड़ी मौजूद है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये सोचने का वक्त है कि ऐसी इम्यूनिटी क्यों दी जा रही है कि उसकी जांच ही नहीं हो सकती है। यही है सत्ता में रहने का बेजोड़ नुस्खा। ये दादी दादा वाला नुस्खा नहीं है, ये मोदी शाह वाला नुस्खा है। अगर ये नुस्खा ऐसे ही सफलतापूर्वक चलता रहा तो फिर ये गणतंत्र दिवस बेमानी रह जाएगा। इजाजत दीजिए, कल शाम फिर मिलेंगे हेमंत भाई के साथ हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री में। नमस्कार।